अगर हम मरीन रिसोर्सेज की बात करें तो उनको इन्होंने डिवाइड किया है अलग अलग लेवल पर। सबसे पहले आ जाता है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। डिफरेंट लेवल पे डिवीजन के बाद वेरी फर्स्ट इज फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में जो इन्होंने बात करी है वो बात की है फ्रेश वाटर की, यानी कि पोर्टेबल वाटर, पीने लायक जो पानी है उसकी बात की गई है। पोर्टेबल वाटर की बात इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है इन्होंने। इनका कहना ये है कि जो अर्थ है उसको हम वाटर प्लैनेट कहते हैं एक तरह से, लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि 97.2% जो वाटर है वो ओशियंस में है और उसकी नेचर जो है वो सलाइन है, पीने लायक नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ खास तरह के प्रोसेस और टेक्निक अपना लें तो वो पानी हम पी सकते हैं और ये एक एटर्नल सोर्स हो सकता है ऑफ पोर्टेबल वाटर। उन टेक्निक्स के बारे में उन्होंने बात करी है। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है? उनका कहना ये है कि जो रेस्ट ऑफ द 2.7% पोर्टेबल वाटर है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है वो इनएक्सेसिबल है, मतलब इस तरह की लोकेशंस पर है या फिर अर्थ में इतना डीप है एज अ ग्राउंड वाटर, या फिर आइस कैप या ग्लेशियर्स की फॉर्म में इतना दूर है रिमोट एरियाज में कि हम उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते। हम उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, दैट इज द इशू। सो जो पानी अवेलेबल है पीने लायक उसकी भी अगर हम बात करें तो उसमें से 20% वाटर जो है, जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर है अवेलेबल पीने लायक, उसमें से भी 20%, 1% का 20% अकेले अकेले अमेज़न रिवर बेसिन में। सो कंसेप्ट इज कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए कितना लोपसाइडेड है। उस 1% का 20% एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है और रेस्ट ऑफ द 80% पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें से भी मेजोरिटी ऑफ द बेल्ट्स कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पानी पीने लायक नहीं मिल पाता, जैसे डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे माउंटेनियस एरियाज हैं, जैसे कोस्टल एरियाज हैं, और तो इस तरह के इलाके हैं। तो इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा इशू बनी हुई है। पानी की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सूखा हर साल पड़ता रहता है, ड्रॉट आते रहते हैं और लोग प्यास से मर जाते हैं। तो इसको दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है समुद्र का पानी, मरीन वाटर। इसको उपयोग में लाने के लिए एक प्रोसेस है, दैट इज डीसैलिनेशन एंड डीसैलिनाइजेशन। सो आप इसको दो वे में लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं डीसैलिनेशन एंड द सेकंड वन इज डीसैलिनाइजेशन। तो डीसैलिनाइजेशन इज परफेक्ट वर्ड वैसे, बट बुक में बार बार डीसैलिनेशन वर्ड यूज किया गया। डीसैलिनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये कोई नई तकनीक नहीं है कि समुद्र के पानी को पीने लायक पानी बना देना। मतलब आप समुद्र के पानी में जो सलाइन नेचर है उसको डी कर देते हैं, हटा देते हैं, तो डीसैलाइन कर देते हैं। अगर उसका नमक वाला कंटेंट आप निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए पीने लायक क्या बचेगा? फिर पानी ही बचेगा। ये बहुत पहले होता आ रहा है। अगर हम पास्ट में जाने की बात करें तो 320 BC के अराउंड एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, एरिस्टोटल नाम के ग्रीक थिंकर आप सभी जानते हैं। एरिस्टोटल नाम के इस ग्रीक थिंकर के द्वारा बताया गया था उस जमाने में कि कैसे समुद्र के पानी को इवेपोरेट करके, जो इवेपोरेटेड वाटर है उसे फिर कंडेंस करके हम प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लंबी लंबी समुद्री यात्राएं हुआ करती थी उन समयों में, और इतनी लंबी समुद्री यात्राओं में बहुत दूर दूर तक अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको पता नहीं है कि रास्ते में टापू आएंगे या नहीं, और वहाँ पर पीने लायक पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इतनी लंबी समुद्री यात्राओं में आपके पास ऑप्शन ये बचता था कि आप समुद्री पानी को ही किसी तरह से प्रोसेस करके पीने लायक बना लीजिए। तो डीसैलिनाइजेशन का कंसेप्ट बहुत ओल्ड है, लेकिन कमर्शियल लेवल पर इसको उस लेवल पर यूटिलाइज ही नहीं किया गया था आज दिन तक। अब जब बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की कि पीने लायक पानी की बहुत भारी कमी हो रही है, उसके कई सारे रीजंस हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा फूड प्रोडक्शन हमें उतना बढ़ाना पड़ेगा, और फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही घनी खेती करनी पड़ेगी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिपेंड करता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन है टाइमली अवेलेबल वाटर। तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। आने वाले समय में आपको पूरी हर कंट्री को 100% इरिगेशन में कन्वर्ट करना है, तो एग्रीकल्चर सेगमेंट में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आप फार्मर की इनकम को एडिट करने के लिए लाइफ स्टॉक बढ़ाने के सुझाव दे रहे हैं, तो जितने ज़्यादा जानवर आप बढ़ाएंगे, लाइफ स्टॉक आप बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 100
लीटर पानी पी करके गाय मुश्किल से 7-8 लीटर दूध देती है। सो द थिंग इज कि दूध के पीछे भी पानी है, तो पानी पीना पड़ेगा। आप नई नई प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स राइट नाउ। तो जिस जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, तो इसको पूरा करने का एक प्रोसेस है डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्लैश। ठीक है, फ्लैश डिस्टिलेशन। किसी भी चीज को अगर आप प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिल वाटर भी अगर आपने सुना हो कभी, जो डाला जाता है मोस्टली बैटरीज वगैरह में, तो डिस्टिल्ड वाटर आप लेकर के आते हैं दुकानों से। फ्लैश डिस्टिलेशन का क्या प्रोसेस होता है? इसमें आप दो तरह के प्रोसेस अपना सकते हैं। जो प्रोसेस नॉर्मली अपनाया जाता है, जो बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, वो ये है कि जो भी एरियाज में बहुत बड़े पैमाने पर सनलाइट अवेलेबल होती है, उस एरिया में लो प्लास्टिक, बहुत ही हल्की प्लास्टिक से बना हुआ आप एक बहुत बड़ा सा डोम क्रिएट करते हैं। वो डोम आप जो भी वाटर बॉडी होती है, जैसे मान लीजिए ओशियन वाटर है, और ओशियन वाटर को आपने एक डिप्रेशन क्रिएट करके उसमें स्टॉक कर लिया है। ओशियंस के थ्रू आ रहा है और आगे डिप्रेशंस में वो स्टॉक हो गया। उसके ऊपर आपने एक बहुत बड़ा डोम बना दिया। उस डोम के थ्रू सनलाइट अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा। हीट क्रिएट होने की वजह से इवेपोरेशन होने के बाद डोम को जाकर के वो टच करेगा, और जो डोम की जो रूफ है उसके साथ बाद में रिश्ते रिश्ते नीचे आ जाएगा, और जो नीचे एक कलेक्शन चैम्बर बनाया है, उस कलेक्शन चैम्बर में प्योर वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। दैट इज डोम टेक्निक। ओके, लेकिन इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत स्लो रहेगा, क्योंकि सनलाइट के थ्रू ग्रेजुअली चीज़ हीट अप होगी। तो चूंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा और जो क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत लार्ज एरिया कवर करना पड़ेगा और उतना बड़ा डोम बनाना पड़ेगा। उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और लैंड भी काफ़ी वेस्ट होगा और मेंटेनेंस भी नहीं हो पाएगी। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट है कि अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू पानी की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो बहुत बड़ा सेक्शन क्रिएट करके भी आप एक छोटी सी छोटी कम्युनिटी को बड़ी मुश्किल से पानी दे पाते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें बहुत ही फास्ट इवेपोरेशन कराना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें आर्टिफिशियली पानी बॉयल करना होगा। और वाटर बॉयल करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड हीट, और हीट एनर्जी के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो हम मोस्टली जो सऊदी अरेबिया जिस प्रोसेस को यूज़ करता है, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं या गैस रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं। बॉयल होने के बाद इवेपोरेशन होती है, बाद में कंडेंसेशन करा करके प्योर वाटर जो है उसे स्टॉक कर लेते हैं। दैट इज़ द कंसेप्ट। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ हमने पानी क्रिएट किया, लेकिन पानी क्रिएट करने के लिए एनर्जी भी उतनी लगी। तो मुद्दे की बात यह है कि डिस्टिलेशन के थ्रू आप जब भी पानी पैदा करेंगे, जिसमें आप फ्लैश डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसमें आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना है वाटर की, और दूसरे सोर्सेज की अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर एरिया में कितना है, वाटर की डिमांड किस लेवल पर है, और वाटर की डिमांड किस एरिया में है, किस जोन को चाहिए, एग्रीकल्चर को चाहिए या पीने के लिए चाहिए या इंडस्ट्री को चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो ही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। आई बात समझ में? तो इसकी इम्प्लीकेशंस मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो ये पहला मेथड था, दैट इज अ फ्लैश डिस्टिलेशन मेथड। इसके बाद सेकंड मेथड आ जाता है, दैट इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें आप ओशियन वाटर जो है उसमें खास तरह की मेम्ब्रेन्स फिट करते हैं, मेम्ब्रेन्स फिट कर देते हैं, और आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। मोस्टली जो ओशियन वाटर होता है इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास करेंगे तो जो एटम्स हैं वो डिसोसिएट होने शुरू होंगे, टूटने शुरू होंगे, और जो आयंस हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने शुरू होंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उस सलाइन वाटर में से, तो उसकी वजह से सोडियम प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव, Na प्लस और Cl माइनस जो है, ये उन मेम्ब्रेन्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो मेम्ब्रेन्स रेसिन की बनी होती है मटेरियल, वो मेम्ब्रेन इनको अपनी तरफ खींच लेंगी
तो आपने क्या किया कि एक सलाइन वाटर से वो आयंस निकाल लिए, जिन आयंस की वजह से वाटर सलाइन था, तो जो सॉल्ट वाटर आयंस हैं वो निकाल लिए, और आयंस निकाल करके उस मेम्ब्रेन में जाकर के सेटल हो गए, तो प्योर वाटर वहाँ पे बच गया। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि सबसे पहले इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। दूसरा, आपको बहुत बड़े पैमाने पर मेम्ब्रेन्स चाहिए, और मेम्ब्रेन्स की रेगुलर क्लीनिंग चाहिए। मेम्ब्रेन्स आपको समय पर साफ करनी पड़ेगी, तभी आप उसके बीच में से आयंस निकाल पाएंगे। वरना वो आयंस आप रिप्लेस अगर नहीं करेंगे तो फर्दर न्यू आयंस को उसके अंदर एकोमोडेट करने का स्पेस नहीं बचेगा, और वाटर फिर से कंटेमिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड हाई लेवल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दो रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से वाटर की कॉस्ट अफेक्ट होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन्स को इतनी जल्दी रिप्लेस करना बहुत ही महंगा सौदा है, एक्सपेंसिव काम। ये इलेक्ट्रोडायलिसिस का मेथड था। नेक्स्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड क्या रहता है, इसमें आप ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। मोस्टली आप क्या करेंगे, ये वहां पर अपनाया जाता है जहां पर भी लैंड से रिवर्स या फ्रेश वाटर आकर के मिलती हैं समुद्र से। अब समुद्र का पानी नमकीन है, ये आप जानते हैं, और जो रिवर के थ्रू वाटर आ रहा है वो फ्रेश वाटर है, उसमें सॉल्ट कंटेंट उतना नहीं है। अल्टीमेटली जब दो केमिकली जो कैरेक्टरिस्टिकली अपोजिट वाटर मिलेंगे जहाँ पर, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि एक जो है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन हाई है, एक में साल्ट कंसंट्रेशन लो है। तो नेचुरल सी बात है कि जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन लो है, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, वहाँ से पानी मूव करेगा उस तरफ जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि जो आयंस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वहाँ से। तो पानी फ्रेश वाला जो है वो मूव कर जाएगा किसकी तरफ, जो पानी ब्रैकिश है, जो पानी सलाइन है। तो जैसे ही वो पानी उस तरफ मूव करेगा, बीच में आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लगाएंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन माने वो परमिएबल तो है लेकिन फॉर द सॉल्यूशन ओनली, मतलब वो H2O मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देती है, बाकी कंटेंट जो है उनको क्रॉस नहीं होने देगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फुली परमिएबल, इट इज सेमी परमिएबल। तो अब जब एक चैम्बर जो है, यानी कि जो सलाइन चैम्बर है, उसमें पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, एक अल्टीमेट लेवल पर जाकर के वाटर का लेवल इतना हाई हो जाएगा कि फिर अब आप रिवर्स प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जब रिवर्स प्रेशर के थ्रू वाटर थ्रस्ट करेंगे तो फिर सारा का सारा प्योर वाटर पास कर पाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, और सारे के सारे सॉल्ट्स जो हैं, आयंस जो हैं, वो एक ही तरफ रह जाएंगे, और लेफ्ट वाले चैम्बर में हम फिर पूरा का पूरा प्योर वाटर अपना लेंगे। लेकिन इसमें भी एक इशू है कि सबसे पहले इतने ह्यूमंगस और बड़े साइज की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, इनको वहाँ पर सेटल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वाटर जो है ओशियंस का वो ऑलवेज मोबाइल है, मोबाइल इन नेचर है, तो इनको वहाँ पर सेटल करना बहुत डिफिकल्ट है। और तीसरा, फिर टाइमली इनकी क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और वो बनानी हमें ओशियंस के लिए है। आप जब घरों में अपने RO लगाते हैं तो उसमें एक पतली सी जैसे सेलोफिन का रोल होता है, जैसा रोल एक सेटल करता है आके क्लीनिंग करने वाला, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ओशियंस के लिए बनानी है, मटेरियल भी थिक चाहिए, लेकिन वो थिक मटेरियल साल्ट को रोक ले और पानी को निकाल दे, इतना ज़्यादा पोरोसिटी भी उसमें चाहिए, परमिबिलिटी भी उसमें चाहिए। तो इस तरह के मटेरियल्स डेवलप करके इतने ह्यूमंगस साइज की, इतने हाईली इमोबाइल और इतने टर्बुलेंट बिहेवियर में किसी चीज़ को सेटल करना है, इज द हाई लेवल ऑफ टेक्निक। तो इतनी टेक्निक अभी नहीं है और ये बहुत ही कॉस्टली है, दैट इज द इशू। नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आप चीज़ों को फ्रीज कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब भी आप इवेपोरेट करते हैं या जब भी फ्रीज करते हैं, जब हमने फ्लैश डिस्टिलेशन पढ़ा था तो उसका पर्पस यही था कि आप जो मैटर है वाटर, जो स्टेट ऑफ वाटर है वो चेंज करते हो, या तो आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हो, या आप वेपर से फिर लिक्विड से फिर सॉलिड की तरफ कन्वर्ट करते हो। पहले हमने लिक्विड से वेपर की तरफ कन्वर्ट किया, अब हम लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इतना डाउन कर देंगे कि चीज़ें फ्रीज होने लग जाएंगी, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एक लेटिस फॉर्म कर लेंगे और सॉल्ट कंटेंट अलग से कंसंट्रेट होने लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब भी सॉल्ट का मटेरियल यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन अलग हो जाएगा और प्योर वाटर एक तरफ से अलग से बर्फ बन जाएगा। तो आपको प्योर वाटर को सेपरेट कर लेना है और जो सारा का सारा ब्राइन प्योर आइस को सेपरेट कर लेना और ब्राइन वाटर को अलग कर देना और फिर प्योर आइस को मेल्ट कर देना है और फ्रेश वाटर अचीव कर लेना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करने के लिए उतनी फ्रीजिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। उसमें फिर से बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी लगेगी, बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स लगेंगे, गैसेस लगानी पड़ेंगी जिनके थ्रू एनवायरनमेंट को वैसे नुकसान होगा। तो ये भी इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। फिर आइस को कंसनट्रेट कराने के लिए
यू नीड स्टोरेज ऑफ वाटर, और वाटर भी स्टैटिक मोशन में हो, मूव करता रहेगा तो आइस उस लेवल पर बन नहीं पाएगी। और फिर आइस को रखने के लिए आपको एक लोकेशन चाहिए, और फिर जो सोल्यूशन ब्राइन वाटर है उसको भी वापस आपको डिस्पोज करना है, उसके लिए भी यू नीड अ लोकेशन, यू नीड अ सोर्स कि कहाँ आपको इसको लोकेट करना है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है साल्ट एब्जॉर्प्शन का। आप क्या करते हैं कि ये भी एक तरह का खास तरह का मटेरियल रहता है जिसको हम एक तरह से चारकोल कह सकते हैं। तो केमिकली एक्टिव होता है, मतलब कुछ इस तरह के केमिकल्स इसमें लगाए होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की इसमें ज़रूरत नहीं, आपको इलेक्ट्रिक करंट पास कराने की ज़रूरत नहीं। केमिकल्स इसमें इस तरह के लगाए गए हैं जो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन आयंस को। तो जब इसको हम वाटर के एक पैनल्स बना करके वाटर में इंसर्ट करेंगे इन प्लेट्स को, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ रिएक्ट करके अट्रैक्ट कर लेंगी और प्योर वाटर जो है वो बच जाएगा। अल्टीमेटली हमने सोडियम और क्लोराइन को हटाना है वहाँ से और H2O मॉलिक्यूल्स को अचीव करना है। इसके लिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, और डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डीसैलिनाइजेशन आने वाले समय में एक रेवोल्यूशन हो सकता है अगर हम इसको उस लेवल पर अपनाएं। क्यों? एक तो अश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पता है समुद्र में पानी है। दूसरा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला पानी, आने वाले नियर फ्यूचर में कभी नहीं ख़त्म होता दिखता। तीसरा, आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो आपको पता है कि जिस चीज़ पे भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एक तो वो सोर्स ऑफ जिस पे एप्लीकेशन हो रहा है वो सोर्स कभी फिनिश नहीं होगा जल्दी, और दूसरा आप बहुत सारे इस तरह के ऑलरेडी प्रोसेस अपना रहे हैं जिनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर आप प्योर वाटर अपना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जो न्यूक्लियर पावर ऑपरेटेड होते हैं, तो न्यूक्लियर पावर के थ्रू आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर हीट क्रिएट होती है, और उसके थ्रू बहुत हाई लेवल पर वाटर जो है गर्म पानी, हॉट वाटर डेवलप होता है, जिसको फिर कूल डाउन करने के लिए हमें मॉडरेटर्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप उस गर्म पानी के थ्रू, मतलब आपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप ओशियंस में यूज़ कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर पावर से ऑपरेटेड है, और अल्टीमेटली उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपने न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू एक गर्म पानी क्रिएट कर लिया है। वो गर्म पानी का चैम्बर अगर आप यूज़ कर लेते हैं उसी ओशन वाटर को इवेपोरेट करा करके बाद में कंडेंसेशन कराने के लिए, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू एक वार्म वाटर डेवलप हुआ था जिसको बाद में कूल करने की में टेंशन रहती थी, उसके थ्रू हम ऑटोमेटिकली कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्चे बिना हम जो वाटर है उसको डीसैलिनाइजेशन कर सकते हैं, उसको इवेपोरेट कर सकते हैं। और ऐसा होता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ज़रूरत के लिए जो पोर्टेबल वाटर है इस प्रोसेस के थ्रू डेवलप करता है। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसके आने वाले समय में अगर आप इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये पता है कि एक अश्योर्ड सोर्स है वाटर का, दूर दराज तक आप पानी इससे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे खासकर ऑस्ट्रेलिया, अगर आप आज की डेट में बात करें कि मेनली कहाँ पर यूज़ होता है डीसैलिनाइज्ड वाटर, तो मिडल ईस्ट बहुत बड़े पैमाने पर डीसैलिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी की ज़रूरतें पूरी करता है। और अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का 60% वाटर रिक्वायरमेंट डीसैलिनाइजेशन के थ्रू ही पूरा होता है, और उसमें भी खास तौर पर साउथ ऑस्ट्रेलिया जैसे पर्थ है, एडिलेड है, यहाँ पर मेनली जो वाटर की सप्लाई है वो डीसैलिनाइजेशन के थ्रू हो रही है। तो जितनी भी डेजर्ट एरियाज हैं, जितने भी वाटर स्कार्सिटी एरियाज हैं, अगर वो किसी तरह से कोस्ट को टच करते हैं या ओशियंस को टच करते हैं, वहाँ पर पानी की कमी दूर करने का ये बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। बट द थिंग इसकी देखना ये पड़ेगा कि जहाँ पर इस प्रोसेस के थ्रू पानी बनाया जा रहा है वहाँ पर किसी और प्रोसेस के थ्रू पानी अवेलेबल है क्या? अगर किसी भी और प्रोसेस के थ्रू पानी अवेलेबल है तो फिर ये वाला प्रोसेस महंगा पड़ जाएगा और लोग ये वाला पानी परचेज नहीं करेंगे, वो दूसरे सोर्स का पानी यूज़ करेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वाटर की यूजेज किस वे में हो रही है। अगर तो वाटर आप डोमेस्टिकली पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं या नहाने धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप वाटर परचेज कर सकते हैं। बट वाटर का मैक्सिमम यूजेज उन कंट्रीज में एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के लिए होता है, और एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के लिए आप डीसैलिनाइज्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये किसान की इनपुट का एक बहुत बड़ा चंक हो जाएगा और किसान इतनी बड़ी इनपुट कॉस्ट बियर नहीं कर सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा इशू है। पहले आपने डीसैलिनाइजेशन करने के लिए जहाँ पर एक तरफ आपको नदियों से ग्राउंड वाटर से सीधा पानी मिल रहा है, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है उसको डिसैलिनाइज करने के लिए, फिर उस वाटर को स्टोर करने के लिए और स्टोर के बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्या वहाँ की जनता इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर सकती है? ये डिपेंड करेगा कि वाटर की डिमांड कितनी का है। तो वाटर की डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, और खासकर डिसैलिनाइज्ड वाटर की।
सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अगर कुछ फ़ायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान, आप इतने बड़े पैमाने पर जो सॉल्ट सेपरेट करेंगे ओशियन वाटर से, वो सॉल्ट आप कोस्टल एरिया में, नेचुरली जो प्लांट आपने लगाया वो कोस्टल एरिया में लगाया, हाई सी में तो नहीं लगाएंगे। तो वो जो सारा का सारा साल्ट आपने सेपरेट किया वो आप कोस्टल एरिया में डिस्पोज कर देंगे, और कोस्टल एरिया में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आप ओशियन से पानी ले रहे हैं, उसका वाटर का कंटेंट आप यूज कर ले रहे हैं और सॉल्ट का कंटेंट आप वापस डिस्पोज कर दे रहे हैं ओशियंस में। तो ओशियंस में सैलिनिटी बढ़ेगी। खासकर ओशियन की नेचर होती है कि ओशियन में सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया होता है पूरे के पूरे ओशियन में। तो अगर आप पार्ट्स पर 1000 की बात करें तो जैसे 1000 पार्ट्स पर मिनिमम 10,000 पार्ट पर 1000 सॉल्ट है अगर किसी पानी में, तो वो प्योर माना जाता है पीने लायक। अगर 10,000 से 20,000 पार्ट पर 1000 सॉल्ट है तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। अगर 35,000 पर पार्ट पर 1000 अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट है तो फिर वो सैलाइन वाटर हो जाता है, ओशियन वाटर हो जाता है। तो द कंसेप्ट इज कि आप कोस्टल एरिया में इतने बड़े पैमाने पर सॉल्ट अगर डिस्पोज कर देंगे तो जो मरीन लाइफ है, जो वहाँ की बायोटिक लाइफ है जिसमें प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब कुछ, उनकी नॉर्मल एक्टिविटी हार्म हो जाएगी और मरीन इकोलॉजी को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। दूसरा ये कि आप बहुत बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आप एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, वेपोरेशन के लिए यू नीड एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज के थ्रू। तो आप जितने ज़्यादा फॉसिल्स बर्न करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आप एटमॉस्फेयर में ऐड करेंगे। तो पानी लेने के लिए आपने एटमॉस्फेयर को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया। ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट सोर्स था। तीसरा, बहुत सारे पैमाने पर इस कोस्टल लाइफ में इस तरह के एनिमल्स होते हैं जिनका नेचर माइग्रेटरी होता है। और दूसरा, अपने नेचुरल बेज होती हैं, गल्फ्स होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए। अगर आप इस तरह के प्लांट्स वहाँ पर बनाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन को हार्म होगा, और जो कोस्टल लाइफ की अपनी एक नेचुरल इकोलॉजी है, जो समुद्र की लहरें आगे आती हैं, पीछे जाती हैं, अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करती हैं, उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो नेचुरली वहाँ के मरीन ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान होगा, और कमर्शियली अगर देखें तो शिप्स के आने जाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होगी। अगला सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर स्टार्टिंग में आपको प्लांट लगाना है तो बहुत हाई कॉस्ट होती है, ये प्लांट लगाने इतनी ईजी नहीं है। तो स्टार्टिंग कॉस्ट इतनी हाई है जिसकी वजह से पानी की कीमत बहुत हाई रहेगी। नॉर्मली अगर आप पानी लेना चाहते हैं तो $2 से $3 पर बॉटल आपको पड़ जाएगी। तो इतना महंगा पानी, $4, $4.5 के अराउंड तो दूध ही होता है, तो $2, $2.5 के अराउंड आपको पानी पड़ जाएगा, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। आने वाले समय में हमें इस तरह की टेक्निक्स निकालनी है कि एनवायरनमेंट को कम से कम लॉस हो। सॉल्ट को हमें एज अ बाय प्रोडक्ट यूज़ कराना होगा कि सॉल्ट जो निकल रहा है उसे हम यूज़ करवा दें एज अ बाय प्रोडक्ट, ताकि सॉल्ट की डिस्पोजिशन की टेंशन ना हो कि इसका डिस्पोजल कहाँ पर करना है। जो इतने बड़े पैमाने पर केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे उस प्लांट्स में, उन केमिकल्स को प्रॉपर वे में डिस्पोज किया जाए या फिर केमिकल्स को ट्रीट करके वापस पानी में छोड़ा जाए। माइग्रेशन जो एनिमल्स के हैं उसको हार्म ना किया जाए, जोग्राफिकल लोकेशन कुछ इस तरह से रखा जाए। ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म पहले प्रॉपर सेटल किया जाए, पाइपलाइंस वगैरह बिछाई जाए जिनके थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। और सिंगल प्लांट से बात नहीं बनेगी, आपको एक चेन ऑफ प्लांट्स एक पर्टिकुलर लोकेशन में डेवलप करना होगा जिसके तहत आप बहुत बड़े पैमाने पर वाटर एक्यूमुलेट कर सकें, और फिर उसको एक प्रॉपर आर्टरीज के थ्रू, जो नेटवर्क आपने ट्रांसपोर्टेशन का बनाया है उसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक प्लांट अगर आप बनाते हैं उसकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी कि वाटर आप इतना क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो फिर उस लेवल पर आप मार्केट में सेल कर पाएँ, तो अल्टीमेटली इनकम भी उस लेवल पर जनरेट नहीं होगी और वो प्लांट आपका फेल हो जाएगा। तो आपको एक क्लस्टर में कन्वर्ट होना होगा ताकि आप मिलजुल करके सभी इतना का पानी इकट्ठा कर पाएँ कि आप एक बहुत बड़े सेक्शन को वाटर पहुँचा पाएँ, ताकि आप मार्केट को कवर कर जाएं और फिर अल्टीमेटली आपका जितना भी पैदा किया हुआ पानी है वो सारा कंज्यूम हो जाए ताकि आप बाजार में टिक पाएँ। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दैट इज़ द फ्रेश वाटर रिसोर्स। इसके बाद अगर हम बात करें सरफेस डिपॉजिट्स, अभी हमने जो बात करी वो तो नॉर्मली वाटर की बात की, इसमें किसी तरह के डिपॉजिट की बात नहीं करी। अब हम जो बात करेंगे सरफेस डिपॉजिट की, तो सरफेस डिपॉजिट किस तरह से हो सकते हैं। जो ओशियन का क्रस्ट होता है इसमें 3 तरह का सरफेस होता है। जब आप लैंड से, कॉन्टिनेंट से ओशियन की तरफ जाते हैं तो पहले आपको शेल्फ नज़र आती है, फिर उसके बाद स्लोप नज़र आती है, फिर उसके बाद ओशियन का बॉटम होता है जिसे डीप ओशियन कहते हैं, डीप ओशियन फ्लोर। तो पहले शेल्फ होगा, फिर स्लोप होगी,
फिर ओशियन बॉटम होगा, डीप ओशियन फ्लोर। ये 3 सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे। इसमें अगर हम बात करें कि शेल्फ जो होती हैं, शेल्फ और स्लोप पे किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, तो इनको जो सरफेस पे पाए जा रहे हैं, तो एक तो ये सरफेस पे पाए जा रहे हैं, एक सब सरफेस भी होते हैं, मतलब ये जो सरफेस है इसके अंदर दबे पड़े हैं, तो दैट इज अ सब सरफेस। तो एक वाटर में डिजॉल्व है, एक सरफेस पे, एक सब सरफेस है। 3 तरह से हमने डिवाइड करा हुआ है, डिजॉल्व, ऑन द सरफेस, सब सरफेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप डिपॉजिट्स की। इसमें सबसे पहले आता है जिरकन, मोनाजाइट एंड रूटिले। अगर जिरकन, मोनाजाइट और रूटिले की बात करें, मोस्टली अगर आप कोई भी कोस्ट देखते हैं किसी भी कंट्री का, तो उसकी जो सैंड रहती है, उस सैंड में बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्स्ड रहते हैं। 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से लगभग 64 जो हैं वो ओशियंस में पाए जाते हैं। तो ओशियन एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और मतलब कि इट इज़ अ वेरी बिग कंटिन्यूअस रिजर्वायर ऑफ मिनरल ओर्स। पूरा का पूरा ओशियन अगर आप ध्यान से देखें तो बेअंत चीज़ें इसमें घुली हुई पाई जाती हैं मिक्स्ड फॉर्म में, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कॉमन साल्ट आप खाते भी हैं, तो ये सारी चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसके अलावा गोल्ड पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, सिल्वर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, लेड पाया जाता है। ये सारे घुले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। बट द इशू इज़ कि ओशियंस में इतने बड़े पैमाने पर जब ये सारे डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन पाए जाते हैं, डिजॉल्व फॉर्मेट में, तो फिर हम इन्हें टैप क्यों नहीं कर पाते? द रीज़न इज कि पूरे ओशियन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे मटेरियल उसमें डिजॉल्व हैं, बट अल्टीमेटली वो सारे के सारे डिस्पर्स्ड हैं, कंसंट्रेटेड नहीं है। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड आपको मिनरल तभी यूजफुल है जब वो कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में हो। तो ये कंसंट्रेशन की फॉर्मेट में नहीं है, पूरी तरह से डिजॉल्व फॉर्मेट में, मतलब डिस्पर्स्ड फॉर्मेट में। आप ये रूम का साइज अगर देखें तो ये रूम के साइज में बहुत थोड़ा होगा, लेकिन पूरे ओशियन को अगर सुखा करके निकालेंगे तो फिर बहुत निकल पाएगा। तो ये कमर्शियली वायबल तो नहीं है फिर इतने डिस्पर्स्ड जो चीज़ हो उसको एक्सप्लॉइट कर पाना, क्योंकि वो पूरे के पूरे ओशियन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पर्टिकुलर पॉकेट या लोकेशंस में नहीं पाया जाता। इसलिए जो मटेरियल डिसॉल्व हैं उन्हें रिकवर करना इतना इजी नहीं। तो गोल्ड बहुत बड़े पैमाने पर डिसॉल्व है, प्लेटिनम भी डिसॉल्व है, सिल्वर भी डिसॉल्व है, लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर सकते उस लेवल पर, नॉट एट ऑल पॉसिबल। सबसे भारी पैमाने पर डिसॉल्व है सोडियम है, क्लोराइन है, NaCl है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है। तो हम फिर क्या करते हैं कि कोस्टल एरियाज में बड़े बड़े खड्डे बना देते हैं, वहाँ पे समुद्र का पानी आके रुक जाता है, जिन्हें हम कहते हैं ना साल्ट पैंस। फिर वहाँ से भाप ऊपर उठ जाती है, नीचे नमक रह जाता है, तो नमक हम ले लेते हैं, क्योंकि नमक बहुत भारी मात्रा में घुला हुआ है। 80% अगर आप बात करें मिनरल्स की, तो 80% में सोडियम, क्लोराइन और ब्रोमीन, मैग्नीशियम इनकी मात्रा आ जाती है। तो बाकी रेस्ट 20% पूरे ओशियन में डिस्पर्स्ड हो रखे हैं, तो उनको इस तरह से कैच करना इजी नहीं है। उनमें अगर हम बात करें जो शेल्फ पे पाए जाते हैं, जैसे मोनाजाइट है, जिरकोन है, रूटिले हैं। अगर आप सैंड को देखेंगे तो सैंड के बीच में से आपको कई तरह के इस तरह के मटेरियल नजर आएंगे, जिनमें से अगर आप इंडिया की केरला की सैंड मालाबार कोस्ट है, इंडिया का जो केरला है उसका लेफ्ट साइड पे मालाबार कोस्ट है। उस मालाबार कोस्ट को अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ से आपको 90% मोनाजाइट मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड का। और मोनाजाइट बहुत इंपॉर्टेंट है थोरियम बनाने के लिए, और थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। आने वाले समय में उससे न्यूक्लियर फ्यूल बना सकते हैं। तो कंसेप्ट है कि जो मोनाजाइट सैंड पाई जाती है इंडिया के केरला स्टेट के वेस्टर्न कोस्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आने वाले समय में एनर्जी का। तो 90% मोनाजाइट सैंड इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट दोनों कोस्ट में रूटिले पाया जाता है। ये भी एक खास तरह का डिपॉजिट होता है जो सॉल्यूबल डिपॉजिट होता है, सैंड के साथ मिक्स रहता है। इसकी क्या खासियत होती है कि मेनली इसमें कौन सा केमिकल होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये बहुत बड़े पैमाने पर सनस्क्रीन्स में यूज़ होता है। क्यों? अगर आप इसको फुली कंसनट्रेटेड फॉर्म में देखेंगे तो ये एकदम ब्लैकिश या फिर थोड़ा डार्क रेड कलर का नज़र आएगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना तो ट्रांसपेरेंट रहता है ये नॉर्मल सनलाइट के लिए, बट ये फुली एब्जॉर्बेंट होता है यूवी रेडिएशंस के लिए। तो ये नॉर्मल सनलाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो यूवी रेज आ रही है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अल्टीमेटली इसकी इसी खासियत की वजह से इसको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ किया जाता है।
याद होगा मैंने आपको जब भी कोरल रीफ्स पढ़ाए थे उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का नुकसान पढ़ाया था, वो किस तरह से मछलियों का नुकसान कर रहे हैं आने वाले समय में। तो द कंसेप्ट है इसकी रूटीले यूज होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड में। उसके बाद इसका आपने कुछ खास तरह के स्टोन्स देखे होंगे जैसे सफायर होता है या कुछ ऐसे स्टोन, उनमें सेंटर में एक लकीर रहती है, लाइन सी रहती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो स्टार का इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एस्टेरिज्म करके एक